आज हम नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं। सी प्लस के अंदर हम आज आपको सिखाने वाले हैं स्टोरेज क्लासेस इन सी प्लस प्लस। मतलब जो स्टोरेज क्लासेस होती हैं वो कितनी होती हैं और किस तरीके से उनको डिफ़ाइन करते हैं, आपको प्रोग्राम द्वारा पूरा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो बने रहें इस क्लास में। सबसे पहले इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो जितने भी व्यक्तियों तक नॉलेज जाएगा या जितने भी पर्सन को इंटरेस्ट है ऐसे प्रोग्रामिंग सीखने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, तो उसको भी वो चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती रहेगी। ठीक है, फिर बने रहिए इस वीडियो में, पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। बीच में से कोई भी वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं करना है, पूरा वीडियो प्रॉपर तरीके से देखना है। थैंक यू। अब चलते हैं, आपको सिखाते हैं स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज मतलब होता है स्टोर करना, किसी भी डेटा को स्टोर करना। ठीक है, यहाँ पे अपना कोई भी डेटा होता है उसको हम एक तरीके से स्टोर करके रखते हैं, उसी को बोलते हैं स्टोरेज। क्लासेस मतलब होता है कि एक हमने डिफ़ाइन कर दिया, वो उस तरीके से डिफ़ाइन हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरेज क्लासेस की डेफिनेशन लिखी है हमने, जो यहाँ पे यूज होगी। तो सबसे पहले लिखिए ए स्टोरेज क्लासेस ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम के भीतर स्कोप, दृश्यता और चर या कार्य के जीवन काल को परिभाषित करता है। ठीक है, ए उस प्रकार से पहले निर्दिष्ट करते हैं जिससे संशोधित करते हैं और निम्न भंडारण वर्ग में इस प्रकार प्रोग्राम में दिए जा सकते हैं। तो जैसे आपके स्टोरेज जो क्लासेस होती हैं वो अलग अलग परिभाषित और अलग अलग संशोधित, मतलब उसको चेंजेस भी किया जा सकता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है। सारी चीज़ें करने के बाद आपको अलग अलग कैटेगराइज में डिफ़ाइन किया गया है वो क्लासेस को, स्टोरेज क्लासेस को। तो कौन कौन सी होती हैं स्टोरेज क्लासेस? सबसे पहले होती है ऑटो, ठीक है, रजिस्टर होता है, स्टैटिक होता है, एक्सटर्न होता है और होता है मेजुएबल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ऑटो, रजिस्टर, स्थिर, बाहरी और परिवर्तनशील। तो ये मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ों को डिफ़ाइन कर दिया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सी प्लस का स्टोरेज क्लासेस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्लासेस था ऑटो स्टोरेज क्लासेस था। ऑटो स्टोरेज क्लासेस होता है वो किस तरीके से डिफ़ाइन होता है? तो कर्ली ब्रेसेस अपन ने जो पढ़ा है मेन फंक्शन के बाद, तो कर्ली ब्रेसेस जो फंक्शन होता है वो यहाँ पे ओपन है, तो हमने इंट ले लिया, इंट के अंदर मंथ ले लिया, उस सेमीकोलन को फिनिश कर लिया है। ऑटो क्लासेस लगाया है हमने, ऑटो इंट मंथ। तो इस तरीके से ये डिफ़ाइन की जाएगा। ये आपके फॉर्मूले होते हैं, कुछ डेटा आपको सीखने को होता है, बाकी आपकी प्रोग्रामिंग सेम प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जितने भी आगे की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियो को पहले देख लीजिए, नहीं तो आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आपको यही नहीं पता चलेगा ये कर्ली ब्रेसेस कौन ओपन है क्यों नहीं है। ये चीज़ें सीखने के लिए सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में बहुत डीपली समझाया है कि ये क्यों रखे जाते हैं कर्ली ब्रेसेस और ये कहाँ से शुरू होते हैं। तो ये हमें यहाँ पे सिर्फ हम डायरेक्टली यूज करना है स्टोरेज क्लासेस के अंदर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटो क्लास कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं रजिस्टर स्टोरेज। रजिस्टर को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है वो देख लीजिए। जो रजिस्टर होते हैं वो भी एक रैंडम एक्सेस मेमोरी का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा और उसके बाद रजिस्टर होगा। रजिस्टर का कैसा रजिस्टर है? तो मैंने इंट ले लिया, इंटीजर है, और यहाँ पे कोई भी नाम लिख लिया, जैसे मेल्स लिख लिया मैंने। ठीक है, और उस सेमीकोलन से मैंने फिनिश कर लिया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या बनना है? ये रजिस्टर क्लासेस स्टोरेज को डिफ़ाइन कर रहा है। और ये रजिस्टर क्लासेस कैसी होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये सबसे ज़्यादा फास्ट काम करती है, यह ध्यान रखना है आपका, रैम की तरह काम करता है ये। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस। स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस क्या होता है वो देख लीजिए। ऐसे ही कोई भी चीज़ है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। स्टैटिक मीन्स होता है कि कोई भी हमारी क्लास है उसको हम एक तरीके से स्थिर रखेंगे, उसको कोई भी डेटा के अंदर चेंज नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं हम स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस। ठीक है,
तो ये मैंने डिफ़ाइन करके रखा है यहाँ पे, और आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से स्टोरेज क्लासेस को डिफ़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर अभी आपको ये डिक्लेयर कर दिया गया है, वॉइड फंक्शन लगाया है, वॉइड फंक्शन को स्टैटिक में कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट करने के बाद ये इक्वल टू 10 रखा है, ग्लोबल वेरिएबल बना लिया है। ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के लिए मैंने नई एक और वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको पहले देख लीजिए, तब आपको ये समझ में आएगा। ग्लोबल होता है अंदरूनी फंक्शन के अंदर, मेन होता है लोकल, और बाहर होता है फंक्शन से वो होता है आपका ग्लोबल। ठीक है, तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन होता है और फंक्शन डेफिनेशन होता है वो होता है लोकल। ठीक है, तो ये चीज़ें मेन फंक्शन के अंदर रहेंगी, वो कहलाएगा आपके ग्लोबल, और मेन फंक्शन के अंदर रहेगा वो कहलाएगा आपका लोकल। ठीक है, दोनों चीज़ क्लियर हो गई। बाकी सेम प्रोसेस है, कोई अंतर नहीं है। ये प्रोग्राम अभी मैं पूरा डिफाइन करके बताऊंगा किस तरीके से रन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से स्टैटिक फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिक क्लासिकल स्टोरेज कहाँ पे स्टैटिक होगा, ये पहले से ही प्री डिफाइन होगा। जैसे ये मेन फंक्शन है, कर्ली ब्रेसेस ओपन हो रहा है, उससे पहले ही हमें क्या रखना पड़ेगा, स्टैटिक क्लासेस रखना पड़ेगी। वो भी दो तरीके की, एक आपकी स्टैटिक होगी तो वो ग्लोबल में आएगा, एक आपका मेन डेफिनेशन के अंदर होगी तो वो डेफिनेशन के अंदर आएगी आपकी कहाँ पे, यहाँ पे डिफाइन कर रहा है जो डेफिनेशन स्टैटिक एंड लोकल के अंदर। ठीक है, और बाकी सब आउटपुट इनपुट निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक प्रोसेस लूप चला दिया जिससे क्या है आउटपुट शो हो रहा है। अभी मैं इसको पूरा प्रोग्राम को बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं सारे। अब आता है नेक्स्ट, बाहरी संग्रहण वर्ग, मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस। तो ये क्या काम करता है, ये बाहर की होती है, मतलब सारी आपको डिफाइन करना होता है कहाँ पे, मेन फंक्शन से पहले। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मेन फंक्शन है, उससे बाहर है, तो पहले ही ये डिफाइन है यहाँ पे। बस इतना सा आपका पॉइंट काम करेगा। कैसा है ये, यहाँ पे डिफाइन है एक्सटर्न वॉइड रिटर्न। तो इस तरीके से ये डिफाइन हो जाएगा कहाँ से, मेन फंक्शन से पहले। और इसका नाम भी आपको पहले से ही समझ में आ रहा होगा, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस, मतलब बाहरी संग्रहण वर्ग। मतलब जो क्लास है वो पहले की कैसी है, बाहरी संग्रहण है, एक्सटर्नल क्लास बोल सकते हैं इसको। तो ये मेन फंक्शन से क्या होता है, पहले ही डिफाइन होता है। तो मेन फंक्शन से हमने इंट काउंट रखा है, और एक्सटर्न वॉइड रिटर्न और राइट एक्शन यूज किया है फंक्शन, और देन उसके बाद सेमीकोलन फिनिश कर लिया है। तो इस तरीके से ये डिफाइन हो जाएगा। बाकी तो फिर प्रोसेस चलाना है, वो अंदरूनी चलेगी सारी प्रोसेस। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्लास भी एक और यहाँ पे सपोर्टेड बनाया है, तो ऐसे ही उसमें भी डिफाइन किया गया है। देखो, वॉइड फंक्शन से पहले रखा है, उसके बाद डिफाइन हो गया, डिफाइन होने के बाद एक्शन फंक्शन यूज हुआ है ये। ठीक है, उसके बाद देन आउटपुट को शो कर दिया है, तो यहाँ पे आउटपुट शो हो गया है। इस तरीके से ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। अभी प्रोग्राम बनाएंगे तो सारी डिफाइन क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब आता है मेजुबल। ये क्या करता है, परिवर्तन भंडारण वर्ग होता है। मतलब ये कैसी क्लासेस होती है, मेजुटेबल आपकी जो क्लास होती है वो बिल्कुल चेंजेस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है सारा डेटा। यहाँ पे कोई भी डेटा को यहाँ पे कैसा कर सकते हैं, परिवर्तनशील कर सकते हैं, मतलब चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे पूरे डेटा को। ये होती है स्टोरेज क्लासेस। तो इस तरीके की सारी क्लासेस थी यहाँ पे, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक स्टोरेज के क्लास के अंदर हम क्या बनाते हैं, एक प्रोग्राम बना के दिखा देते हैं, जिससे आपको ये सही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये स्टेट के वाला एक दिखा देते हैं, जिससे आपको बस चेंज करते चले जाना है, कोई अंतर नहीं आएगा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में, पूरा प्रोग्राम देख के रखे ही पूरा शो कीजिए। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे मैं अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। ये C+ का रखा हुआ है डेस्कटॉप पे। यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और इसको इग्नोर कर दूँगा। तो ये हमारा मैं C+ का प्रोग्रामिंग ओपन हो चुका है। यहाँ से मैं न्यू क्लास ले लेता हूँ और विंडो को जा कर के यहाँ से न्यू पेज से जूम कर लेता हूँ, जिससे जो भी प्रोग्राम बनेगा मेरा वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शो हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए इस क्लास के अंदर और इस प्रोग्राम को देखते रहिए। अभी मैं इस प्रोग्राम को पूरा बना के दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं इस प्रोग्राम को लिख लेता हूँ, जिससे आपको कोई डाउट नहीं होगा, और सारे एक एक प्रोग्राम को रन करके हम आपके सामने ले करके आएंगे। तो सबसे पहले हैज फंक्शन, प्री फंक्शन होता है ये हैज, उसको मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ, और इंक्लूड उसके बाद है ब्रैकेट ओपन, और इसमें लिखा जाएगा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम STREAM।
स्ट्रीम डॉट एच। तो इस तरीके से मैंने डिफाइन कर लिया। फिर एक और रहता है हैज फंक्शन include conio डॉट एच, CONIO conio डॉट एच। ये हम फंक्शन आउटपुट शो करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब हमारा जो प्रोग्राम होगा वो यहाँ से मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो क्या लगाए, स्लैश लगाए। स्लैश लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मेरा डिक्लेरेशन DECLARE डिक्लेरियर। ठीक है, रेशन SION। तो इस तरीके से मैंने डिक्लेयर कर लिया फंक्शन को, और उसके बाद देखते हैं पूरा प्रोग्राम बनाते समय। ठीक है, तो अभी मैं बना रहा हूँ प्रोग्राम। अभी मेरा प्रोग्राम छोटा बना है, ज़्यादा नहीं बना है, और देखते जाइए पूरा प्रोग्राम से बनता चला जाएगा। मैं पूरा बना रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को बना लिया है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है, और तैयार होने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रोग्राम किस तरीके से कंपाइल होगा। तो हम कंपाइल करते हैं। यहाँ पे कंपाइल करने के बाद देखते हैं कि प्रोग्राम में क्या एरर आती है क्या नहीं आती। तो कंपाइल में जा कर के यहाँ पे Alt F9 से प्रेस करेंगे तो एरर हमारी बता रहा है 6 एरर आ रही हैं। देखो दिखा रहा है, वार्निंग कोई नहीं है, 6 एरर दिखा रही हैं। तो बहुत सारी मिस्टेक हैं। अब इसको मिस्टेक से हटाते हैं। सबसे पहले दिखाएगा यहाँ पे बता रहा है अननोन प्री डिफाइंड फंक्शन हमारा कैसा है, गलत लिख गया है। ये इंक्लूड की स्पेलिंग गलत है। तो सबसे फर्स्ट में ही हमारा इंक्लूड वाला गलत पॉइंट लिखा है। तो इसको क्या करेंगे, हम सुधार करेंगे, और सुधार करके सही फिर रन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसीजर है उसको सही कर लेते हैं। INCLUDE इंक्लूड। ठीक है, ब्रैकेट ओपन IOSTREAM स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे भी गड़बड़ है, तो इसको भी सही कर लेते हैं। एक सेकेंड। INCLUDE इंक्लूड और conio CONIO डॉट एच। अब ठीक है। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं फाइल में जा कर के, और सेव। ठीक है, ये सेव हो गया। अब कंपाइल करके देखते हैं कितनी एरर और कम हो गई। तो 4 एरर कम हो चुकी हैं, मतलब हमारी 2 एरर कम हो गई, 4 और बता रहा है। तो 4 में देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ये बता रहा है जो STD है उस प्री डिफाइन को इन्होंने क्या किया है, डायरेक्टली क्लास के बिना डिफ़ाइन कर दिया है। तो देखते हैं, बनी रही है इसमें पूरा, तभी एरर समझ में आया किस तरीके से एरर हटाई जाती। अब देखते हैं इसमें कंपाइल करके क्या प्रोसीजर बताता है। अब हमने इसको डिफ़ाइन करके हटा दिया है, और कंपाइल करते हैं Alt + F9। जैसे ही प्रेस करेंगे तो अब हमारा एरर क्या बता रहा है, 0 0 बता रहा है। मतलब अब हमारा जो प्रोग्राम था बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही बन चुका है। ठीक है, तो देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसको रन करेंगे। यहाँ से रन में जाएंगे, Ctrl F9, तो यहाँ पे प्रेस करेंगे। देन उसके बाद हमें जाना है विंडो के अंदर। विंडो के अंदर जाने के बाद यूजर, ये लिखा है यूजर स्क्रीन के अंदर जाना है। जैसे यूजर स्क्रीन के अंदर जाएंगे तो हमारा आउटपुट इस तरीके से डिफ़ाइन होकर के आ जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा आउटपुट आ चुका है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसी के अनुसार हमारा डेटा डिफ़ाइन भी हो चुका है। देख लीजिए, I एज 6 एंड काउंट एज 9, मतलब 6 से उल्टा चलेगा और काउंट इधर से आपका आउटपुट शो करेगा। तो हमने ये एक लूप चलाया था, और लूप को चला करके ही वही हमें प्रोग्राम बनाया था। तो यहाँ अपन क्या कर रहे थे, लूप चला रहे थे 10 से, और उसको कहाँ तक लेके जा रहे थे, 0 तक डिफाइन कर रहे थे। तो ये 5 से हम इसको स्टार्ट कर रहे थे। कहाँ से कर रहे थे, इसको 5 से स्टार्ट कर रहे थे। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो इसी बेस पे आउटपुट हमारा शो करेगा, बाकी प्रोसीजर पे नहीं करेगा डिपेंड। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमारा डेटा डिफाइन रहेगा। बाकी जो प्रोसीजर है वो एक प्रॉपर तरीके से कार्य करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन हो गया। तो रन होने के बाद यही हमारा आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे इस तरीके से हमने डिफ़ाइन करके रखा है, ये आउटपुट आना चाहिए। तो यही हमारा प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है। देख लीजिए एक बार, ये देख लीजिए प्रॉपर तरीके से हमारा डेटा को डिफ़ाइन कर रहा है। और डिफ़ाइन करने के बाद हमारा ये प्रोसीजर, जैसे यहाँ पे पहले हमने क्या किया, इंक्लूड किया कोई भी .h को, और फंक्शन से डिक्लेरेशन कर दिया सबसे पहले। ठीक है, वॉइड फंक्शन ले लिया, यहाँ पे स्टैटिक बना दिया क्योंकि स्थिर क्लास थी इसकी।
तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल आ गया डिफाइन होकर के पहले ही। मेन फंक्शन है हमारा, मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से कर्ली ब्रेसेस ओपन होता है, वहीं से प्रोग्राम ओपन होगा, वहीं से प्रोग्राम पूरा क्लोज होगा। तो कर्ली ब्रेसेस मैंने ओपन किया, देन लास्ट में क्लोज किया। अब हमने फंक्शन अप्लाई किया तो कर्ली ब्रेसेस ओपन किया फंक्शन के अंदर प्रोग्राम को क्लोज किया, देन रिटर्न वैल्यू को 0 रिटर्न कर दिया, और देन जो फंक्शन अप्लाई किया था उसको भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये पूरा फंक्शन यहीं पे क्लोज हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन फंक्शन। तो डेफिनेशन को मैंने डिक्लेरेशन किया, वॉइड फंक्शन अप्लाई किया, स्टैटिक फंक्शन अप्लाई किया, इसमें स्टैटिक क्लास स्टोरेज डिफाइन कर लिया i=5। ये क्या बना दिया, ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ पे आपका ग्लोबल काम कर रहा था और ये कैसा हो गया, लोकल। तो यहाँ पे आपका लोकल वाला पार्ट करेगा और यहाँ पे ग्लोबल वाला पार्ट करेगा, तो दो डिफाइन करेगा प्री डिफाइन आपके फंक्शन को, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपकी इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो यहाँ से आपका क्या करेगा, इंक्रीज फंक्शन लगा दिया है मैंने, जो 5 है कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो जैसे मैंने इंक्रीज किया, इंक्रीज करने के बाद सी आउट में दे दिया, सी आउट में आउटपुट शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिया मैंने, आई लिया 5, तो 5 को मैंने प्लस किया तो ये कितना हो गया 6 में जैसे ये हमारा क्या है 9 है तो सही है, आउटपुट सही लिंक ले रहा है। तो ये क्योंकि हमने 10 रखा था तो 9 आ रहा है, तो हमारा क्या हो सही प्रोसीजर सही आ रहा है। उसके बाद फिर हमने एक और इंक्रीज किया, 6 के बाद 7 से फिर नेक्स्ट जाएगा, और यहाँ पे क्या करता जाएगा, वो डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि ये काउंट फंक्शन से क्या कर रहा है, स्टैटिक जो फंक्शन रखा है उसको स्थिर करके आउटपुट की जनरेशन को शो करता जा रहा है। तो इस तरीके से आउटपुट आपका 0 हो जाएगा, इधर आपका इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें IC++ इंक्रीज डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हमें यहाँ पे स्टोरेज क्लासेस के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्राम को बना के और बनाने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा इस प्रोग्राम को मैंने जो बनाया, बनाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम किस तरीके से डिफ़ाइन हुआ और डिफ़ाइन होकर के किस तरीके से रन हुआ। ये सारी प्रोसीजर मैंने आपको बताई, बताने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे सामने रख दिया है। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। ये प्रोग्राम यहाँ तक तो नीचे है ही है, और इसको छोटा और कर देता हूँ, नीचे और भी है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये ऊपर आपका प्रोग्राम है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से ये प्रोग्राम आया है, और लास्ट में और देखना है तो और यहाँ तक आपका पूरा प्रोग्राम डिफाइन है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट हैं यहाँ पे आगे पीछे करने के लिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये 2 प्रोग्राम से ही अपना क्या करता है, डिफाइन होता है। तो यहाँ तक आप पूरा आप क्या करना है, इसको रन कर लेना बना करके, तो आपको ये सही समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टोरेज क्लासेस आपकी फिनिश हो चुकी हैं, आपको समझ में आ गया होगा पूरा। और एक बार मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको ये सारी स्टोरेज क्लासेस बताई थी। यहाँ पे ये लिखा था ऑटो से लेकर के मेजुअल तक, पूरा आपका ये सारी क्लासेस आपको इस तरीके से डिफ़ाइन करना है। जैसे मैंने स्टैटिक लगाया है, स्टैटिक की जगह पे आप ऑटो फंक्शन लगाइए, रजिस्टर लगाइए, एक्सटेंड लगाइए, मेजुअल लगाइए। बट मैंने जो डिफ़ाइन किया है डेफिनेशन के अंदर, उस तरीके से डिफ़ाइन करके ही आपको यूज करना है। जैसे मैंने कहा कि ऑटो स्टोरेज क्लासेस के अंदर क्या करना है, मेन फंक्शन के अंदर ये चीज़ स्टोरेज के अंदर स्टोर करना है। जैसे स्टैटिक को हटा करके ये चीज़ आपको डिफ़ाइन करना है, ठीक है। ऐसे ही रजिस्टर के अंदर स्टैटिक को हटा करके रजिस्टर यूज करना है। तो इस तरीके से सारी आपकी क्लासेस बहुत ही अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएंगी, और बहुत ही आसान तरीके से इस डेटा को आप आसान से प्रोग्राम से बना सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, बहुत सारी एरर आएगी तो समस्या बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम C+ के अंदर बन जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, जिससे क्या है सारे प्रोग्राम्स आपके रन होते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक देखते रहें, सारी वीडियो को वॉच करते रहें, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है ऐसी और प्रोग्रामिंग लेके आने का। थैंक यू वेरी मच।